गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में बोलें मानव विकास। तो मानव विकास क्या होता है, कौन कौन से इसके टाइप हैं, कौन कौन से इसकी अप्रोचेज हैं और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 3 इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन डेवलपमेंट। सो आपने नाम सुना होगा, एक तो होती है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। दोनों के अंदर व्हाट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बेसिक अंतर इनमें है क्या। तो ग्रोथ जो होती है, जैसे आपने हर चीज़ के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट चलती रहती है। दिस में भी प्लांट्स के अंदर भी सिटीज़ भी ग्रो होती हैं, उनका भी डेवलपमेंट होता है। आइडियाज़ जो होते हैं उनका भी डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। नेशंस, रिलेशनशिप, इवन यू और तुम्हारा खुद का भी ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी। तो आज हम डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में एक बार थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यही है, क्या वृद्धि और विकास एक ही अर्थ होता है? डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स द सेम थिंग्स? डू दी अकम्पेंसी ईच अदर, या एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं? क्या इन दोनों में कुछ समानताएं हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं क्या? सो बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि और विकास को जानते हैं। अब देखिए, दोनों के अंदर बेसिक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, यानी कि जो ग्रोथ होती है हमेशा, ग्रोथ कैसी होगी, ये मात्रात्मक होगी। मात्रात्मक क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, मात्रात्मक। तो मात्रात्मक हमेशा किसी चीज़ को मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सके, तो वही अपने आप में क्या होती है, क्वांटिटेटिव। जैसे 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, 3 किलो दूध, तो हम उसको जो किलो होता है, केजी, उसके थ्रू जो है हम दूध को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है। जैसे 10 किलो गेहूँ, 10 किलो गेहूँ, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, एक यानी किसी चीज़ को माप सकते हैं, तो ये क्या ग्रोथ को शो करता है। तो ग्रोथ की हमेशा जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल बोले तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी। तो ये जो हमेशा एक तो जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि मात्रात्मक, जिसको मापा और तोला जा सकता है। जैसे आपकी ग्रोथ जो है, बचपन में आप 2 फीट के थे, लेकिन प्रेजेंट में आप 5 फीट या 6 फीट के हो, तो ये अपने आप में क्या हो गया, आपकी हाइट को मेजर किया जा सकता है। दैट इज द क्वांटिटेटिव। एंड वैल्यू ऑलवेज भी न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि ग्रोथ जो है, अब जैसे किसी की 2 फीट थी फिर घट गई, तो ये क्या है, नेगेटिव हो गया। और किसी की 2 फीट थी फिर बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसकी वैल्यू होती है, किसकी, ग्रोथ की। बट इट मे हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, यानी कि इसको जो है हम किससे डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से शो कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द चेंज में बी आइदर पॉजिटिव शोइंग इन इंक्रीज, यानी कि इसका अर्थ है जो परिवर्तन होगा हमेशा वो वृद्धि दर्शाता है, यानी कि शोविंग इंक्रीजमेंट दिखाता है। वो क्या दिखाता है, वृद्धि को हमेशा घनात्मक रूप से दिखाता है। वहीं पे जो विकास होता है और ऋणात्मक, यानी कि इंगित कर, जैसे देखो यहाँ पे दो चीज़ें आई है, एक तो शोविंग इंक्रीज, यानी कि ये तो पॉजिटिव दिखाएगा, और जहाँ पे डिक्रीज होगा वो नेगेटिव को दिखाएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ के अंदर यदि ऊपर जाता है, किसी चीज़ के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ होती है, तो वो अपने आप में क्या होती है, उस चीज़ को पॉजिटिव दिखाएगा। और किसी चीज़ के अंदर नेगेटिव ग्रोथ होती है, तो वो डिक्रीजमेंट दिखाता है, इंडिकेट डिक्रीज। अब डेवलपमेंट क्या होता है? सो डेवलपमेंट मीन्स इज ए क्वालिटेटिव चेंज, यानी कि किसी के अंदर गुणात्मक, गुणों के अंदर जो वृद्धि होती है उसी को हम विकास कहते हैं। किसी चीज़ के अंदर, जैसे आप 2 साल के थे तो आपको बोलना, चलना, खाना पीना ये चीज़ें आती थी, लेकिन प्रेजेंट में आप किसी से भी कम्युनिकेट कर पाते हो, अच्छे से चीज़ों को व्यवहार डिलीवर कर पाते हो, आपका बिहेवियर जो है काफ़ी चेंज है, हैबिट चेंज हो गई, तो ये आपके अंदर गुणों के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए। दैट इज़ दी क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है, विच ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। और इसकी हमेशा वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव शो करेगा, ये नेगेटिव शो नहीं करेगा। बट ग्रोथ जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है शो करती है, बट डेवलपमेंट ऑलवेज
value have positive. This means that development cannot take place unless there is a increment or additions to the existing condition. यानी कि जो विकास होता है, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो, यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उनके अंदर किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, तो तब तक विकास जो है नहीं हो सकता। ठीक है, विकास डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑक्योर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस, यानी कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि नहीं हो, और विकास उस समय तक होता है जब तक सकारात्मक वृद्धि होती है, यानी कि इसकी जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा कैसी पॉजिटिव वैल्यू रखता है। तो जब तक जो है सकारात्मक वृद्धि इसमें होनी जरूरी है। सकारात्मक वृद्धि जो है, जैसे डेवलपमेंट ऑक्योर व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी के अंदर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चेंज होनी चाहिए। यानी कि वृद्धि में सदैव विकास नहीं होता है, विकास उस समय तक होता है जब तक गुणों के अंदर कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन यानी कि पॉजिटिव चेंजेस जो नहीं आ जाए, यानी कि हमेशा डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चेंज के अंदर शो करेंगे। सिंपल सी बात इतनी सी है। लाइक हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ द पॉपुलेशन ए सिटी ग्रो फ्रॉम ए 1 लाख टू 10 लाख 2 लाख ओवर ए पीरियड, यानी कि एक समय के अंदर जैसे किसी सिटी की जनसंख्या थी 1 लाख और वहाँ पे बढ़कर वो 2 लाख हो गई, दैट इज़ ग्रोथ। ये क्या है, ये ग्रोथ दिखाती है। वहीं पे हम कहते हैं नगर में अपने आप में क्या हुई है, ये ग्रोथ हुई है। 1 लाख से 2 लाख जो है चेंज हो गई पॉपुलेशन, तो ये अपने आप में क्या हो गई, पॉपुलेशन वृद्धि हो गई, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। जैसे हम बात करें किसी सिटी के अंदर, ये तो पॉपुलेशन थी 1 लाख से 2 लाख हो गई, ये तो ग्रोथ हो गई, लेकिन डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, तो वहाँ पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो गई, हाउसिंग प्रोविजंस ऑफ बेसिक सर्विसेज, वो उनका जो एम्पावरमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटेशन है, हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन, उन चीज़ों के अंदर यदि क्वालिटी के अंदर किसी प्रकार का चेंज होता है, दैट इज़ डेवलपमेंट। और किसी चीज़ के अंदर संख्यात्मक यानी कि संख्याओं के अंदर किसी चीज़ की वृद्धि होती है, दैट इज़ ग्रोथ। यानी कि हम जैसे हमने 1 लाख से 2 लाख जो है जनसंख्या देख ली, तो हम उसको सेंसस के थ्रू माप सकते हैं, और वो क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज हो गया। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जनसंख्या को काउंटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट, यदि वहाँ की सिचुएशन चेंज हुई है, क्वालिटी के अंदर कुछ चेंज हुआ है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट इज़ डेवलपमेंट। तो ये आपको बेसिक चीज़ या बेसिक डिफरेंस समझना है कि व्हाट डिफरेंस बेसिक बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट था। उसके बाद में फॉर मेनी डिकेड्स ए कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड बाय ओनली इन टर्म्स ऑफ इट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है अनेक दशकों तक किसी भी, जैसे यहाँ पे मेनी ऑफ डिकेड्स यानी कि बहुत दशकों तक जो है किसी देश के विकास के स्तर को केवल हम कैसे मापते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में मापते हैं। तो ये अपने आप में यानी कि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ बेसिकली हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स दैट बिगर दैट इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री दैट मोर डेवलप्ड इट्स कंसिडर्ड इवन थ्रू दिस ग्रोथ डी नॉट रियली मीन्स मच चेंज इन लिव्स ऑफ मोस्ट पीपल। यानी कि हम आर्थिक जो वृद्धि से किसी देश की हम मानते हैं, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका की ग्रोथ जब अच्छी खासी हुई है, तो हम क्या मानेंगे कि वहाँ पे प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा जो है इनकम अच्छी खासी है, तो हम क्या मानेंगे कि वहाँ पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, तो वहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुई होगी। लेकिन हम ये नहीं मान सकते, बिकॉज इकोनॉमिक जो जरिया है वो किसी भी चीज़ को मेजर करने का सही तरीका नहीं है। तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतना ही अधिक विकसित उसको माना जाता है। लेकिन वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई ना कोई संबंध होता है, संबंध नहीं था। जैसे हम बात करें ग्रोथ जो होती है उसका जो है किसी प्रकार का मच चेंज इन लिव्स ऑफ मोस्ट पीपल, यानी कि जीवन में कोई भी संबंध नहीं था। यानी कि वृद्धि जब होती है तो अधिकांश लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, भले ही वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। बात समझ नहीं आई, चलो ज़्यादा लोड लेना नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। द आइडिया दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इन्जॉय इन ए कंट्री, जैसे आगे आप इन चीज़ों को समझ जाओगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे किसी भी देश में लोगों की जो गुणवत्ता का जो आनंद है, वो opportunities they have and freedom they enjoy are important aspect of development। यानी कि डेवलपमेंट का एस्पेक्ट क्या है,
किसी भी देश के अंदर जो लोग होते हैं वो इंजॉय करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अवसर मिले और वो फ्रीडम से जी सकें। यही अपने आप में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। तो डेवलपमेंट बेसिकली हम आर्थिक रूप से नहीं मान सकते, वो हर तरीके से होना चाहिए, यानी कि सभी लोग जो है इंजॉय कर पाए, हर अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और उनको फ्रीडम जो है वो अच्छे से मिल पाए, दैट इज़ डेवलपमेंट। तो ये क्या है, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। और पहली बार जो है डेवलपमेंट के बारे में दिस आइडिया वर द क्लियरली स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन द लेट 18th is early 90s. The work of two South Asian economists महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन आर इम्पोर्टेंट टू दिस रिगार्ड। यानी कि सबसे पहले डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में किन्होंने कहा कि विकास जो है इंसानों का किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले साउथ एशियन के दो इकोनॉमिस्ट थे, एक का नाम महबूब उल हक था और एक का नाम था अमर्त्य सेन। उन्होंने क्या कहा, 80 और 90 के दशक में उन्होंने विकास के बारे में स्पष्ट किया कि जो है विकास किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो जो डेवलपमेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय महबूब उल हक। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इंट्रोड्यूस किया बाय दी डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। डॉक्टर हक हैज़ डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट दैट इनलार्ज पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लिव्स। यानी कि उन्होंने इसके बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्क्राइब किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, कि मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया कि लोगों को अपने आप में चॉइसेस के अंदर ग्रोथ हो, यानी कि चॉइसेस जो होती हैं उनके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए और उनके जीवन में सुधार आना चाहिए। यानी कि इनलार्ज पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लिव्स, यानी कि उनके जो जीवन में सुधार आना चाहिए और उनकी जो चॉइसेस हैं वो उनके अंदर वो बढ़नी चाहिए, इनलार्ज होनी चाहिए वो। ठीक है, तो उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट, आप यहाँ पे डेफिनेशन भी ये जो है अंडरलाइन कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कहते किसे हैं, तो पीपल की चॉइसेस और उनकी इम्प्रूवमेंट, उनकी देयर लिव्स, यानी कि उनकी लाइफ की कंडीशन के अंदर इम्प्रूव होना चाहिए और उनके जो आइडियाज़ हैं, चॉइसेस हैं, वो इनलार्ज होनी चाहिए। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर मेन सेंटर किसको बनाया गया, पीपल को, लोगों को जो है मेन सेंटर इसमें बनाया गया। कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर। दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड, ये जो चॉइसेस होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती, बट कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, कुछ परिवर्तनशील यानी कि ये विचार होते हैं। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज़ द क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसका बेसिक मीन्स क्या है, यानी कि लोग मीनिंगफुल लाइफ जिए, एक लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ जो लाइफ होता है, जीवन जीने की एक कला होती है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि लोग जो है फ्रीडम से तरीके से जिए, उनको जो है विजडम मिलनी चाहिए, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिले, हेल्थ कंडीशन अच्छी मिले। ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, पीने का पानी अच्छे से उपलब्ध होना चाहिए, अच्छी लिटरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही अपने आप में ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करता है। दैट इज़ द मीनिंगफुल लाइफ ऑफ द पीपल इज कंसिडर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये क्या है अपने आप में, यानी कि जो बेसिक, यानी कि वे समाज में प्रतिभागी बने और उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार की जो है उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए और वो जो है समाज के अंदर क्या हो, पार्टिसिपेंट हो। ठीक है, तो वो सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करें, दैट इज़ दी ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। और किसने इंट्रोड्यूस करा था, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। सो ए मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन, यानी कि जो मीनिंगफुल लाइफ होती है, दीर्घ यानी कि लंबी जो उम्र होती है, वो अपने आप में जीना, ज्ञान प्राप्त करना, ये अपने आप में सही नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना और अन्य जो चीज़ें हैं वो अपने आप में प्रॉपर नहीं है। इट मस्ट बी ए लाइफ विद सम पर्पज, यानी कि जीवन का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। मीनिंगफुल लाइफ यानी कि लंबी लाइफ हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन, इट मस्ट बी लाइफ विद सम पर्पज। लाइफ का क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर पर्पज होना चाहिए।
दिस मीन्स दैट पीपल्स मस्ट बी हेल्दी, लोग कैसे रहें, स्वस्थ रहें। टू एबल डेवलप देयर टैलेंट, वो अपने टैलेंट को क्या करें, डेवलप करें। पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, और वो अपने सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करें। एंड द फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और वो अपने फ्री के अंदर अपने गोल्स को क्या करें, अचीव करें। दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। तो ये जो महबूब उल हक जो है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो है आप ये सर्च कर सकते हो। जैसे महबूब उल हक जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्होंने, वो आपस में फ्रेंड थे, उन्होंने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था। महबूब उल हक जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अमर्त्य सेन जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन को भी महबूब उल हक और इन दोनों को जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके बारे में तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे इन्होंने 1990s के अंदर 1990 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है एनुअली जारी करवाई थी, और यूनाइटेड नेशन ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसका, यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है वो क्या करती है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई इंडेक्स जारी करती है। और फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था 1990 के अंदर, यानी कि सिंस 1990s के अंदर ये जो है स्टार्ट हुई थी हमारा एचडीआई, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान करना, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आदमी की जो है एक जीने का पर्पज होना चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ हो, और वो तरीके से जिए। और यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ गई, ये आप यहाँ पे गौर कर लेना कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो यहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट लॉन्ग, यहाँ से यहाँ पे जो है ना इन चीज़ों को सारी को जो है आप गौर कर सकते हो। यानी कि लाइफ जो है सम पर्पज होना चाहिए, और मस्ट बी हेल्दी, यानी कि जीवन जो है काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, यानी कि टैलेंट को डेवलप करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर हमें पार्टिसिपेट, प्रतियोगिता जो होती है वो करनी चाहिए। एंड फ्री टू अचीव देयर गोल, और हम जो है हमारे गोल्स जो होते हैं उनको अचीव कर पाएँ। तो ऐसी जो है वो अपने आप में जो मीनिंगफुल लाइफ होती है उसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू एबल टू लिव डिसेंट लाइफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो है हमारी संसाधनों तक पहुंच, ठीक है, यानी कि एक शिष्ट जीवन जो होता है, पर्याप्त साधनों का होना, और विकास में सबसे यानी कि हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। एबल टू गेन नॉलेज, नॉलेज किस प्रकार से गेन करें और किस प्रकार से एक डिसेंट लाइफ जी जाए, वही एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। यानी कि इंसान जो है तरीके से जी पाए, उसी को ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए, तरीके से जीनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए उसको, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। ये सारी जो चीज़ें हैं यही ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण पक्ष हैं अपने आप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। आगे बढ़ते हैं। देयर फॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों तक पहुंच, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। सो देयर आर 3 key areas of human development. First is access to resources, second is health and third is education। यानी कि 3 की एरिया हैं जिनके थ्रू हम किसी भी इंसान की जो है डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। दैट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब देखो, जब इंसान जो है अच्छे से उनके पास संसाधन रहेंगे, रिसोर्सेज रहेंगे, तो वो डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएगा। यदि किसी इंसान की अच्छी हेल्थ है तो वो खुद का विकास अच्छे से कर पाएगा। यदि किसी इंसान के पास अच्छी एजुकेशन है तो वो भी क्या कर लेगा, खुद का विकास कर लेगा। तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो 3 उसके की एरियाज़ हैं। पहले कि वो उस तक जो है रिसोर्सेज पहुंच पाएँ, सेकंड इज़ हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, और थर्ड इज़ एजुकेशन, यानी कि उसको शिक्षा तरीके से मिले। सुटेबल इंडिकेटर हैव बीन डेवलप्ड मेजर ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट, कैन यू थिंक सम। जैसे हम बात करें, इन पक्षों में प्रत्येक के मापन के लिए प्रयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। सुटेबल इंडिकेट हैव बीन दी डेवलप्ड टू मेजर ईच अदर। जैसे आप कुछ सूचकों के बारे में और सोच सकते हैं। जैसे इसके अलावा हम बात करें, एजुकेशन हो गई, ये 3 तो इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे एक्सेस टू रिसोर्सेज हो गया, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई। इसके अलावा जो है एक फ्रीडम मिलनी चाहिए।
फ्रीडम मिलनी चाहिए, या इसको पॉलिटिकल फ्रीडम भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। एक करप्शन होना चाहिए, करप्शन के ऊपर भी जो है क्या लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए, ठीक है। आदमी स्वतंत्र होना चाहिए, उसको जो है क्रिटिसिज्म, ये जो है इसकी फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये चीज़ें और हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस, यानी कि जो लोग हैं अपने आधारभूत जो विकल्प हैं, चॉइसेस हैं, तय करने के लिए क्षमता और स्वतंत्रता उनके पास नहीं होती है। यानी कि कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस, वो अपनी जो बेसिक चॉइसेस होती हैं वो भी क्या नहीं कर पाते हैं, कैपेबल उनको करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। दिस में बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, यानी कि कहने का तात्पर्य यही है, ज्ञान प्राप्त करने की असक्षमता, उनकी भौतिक निर्धनता, देयर मटेरियल पॉवर्टी, यानी कि उनकी जो भौतिक निर्धनता, गरीबी जो होती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अदर रीजन। तो ये अपने आप में क्यों नहीं कर पाते वो, यानी कि अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो है उनको फ्रीडम क्यों नहीं मिल पाती। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक तो वो क्या है, नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाते, मटेरियल पॉवर्टी यानी कि भौतिक जो गरीबी होती है उनके पास देखने को मिलती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, हमारे समाज के अंदर वेरियस टाइप की जो है भेदभाव होता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, ठीक है। तो सामाजिक भेदभाव के कारण भी अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाते। इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थाएं हमारी जो सरकारी या फिर प्राइवेट कुछ संस्थाएं होती हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अदर रीजन, कुछ इनके अलावा भी हैं, जैसे हम वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं, तो वो भी इंडिया के अंदर प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो लेडीज़ों को जब अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो खुद का डेवलपमेंट कहाँ से करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो उनके चॉइस के अकॉर्डिंग जीने नहीं देती हैं। दे प्रिवेंट देम फ्रॉम लीडिंग हेल्थी लाइफ्स, बींग्स एबल टू गेट एजुकेशंस टू हैव बी मीन लिव डिसेंट लाइफ, यानी कि इससे दीर्घ और स्वस्थ जीने शिक्षा प्राप्ति की योग्य और एक शिष्ट जीवन, डिसेंट लाइफ क्या होती है, एक अच्छा जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जो डिसेंट लाइफ को जीने नहीं देती है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। इनएबिलिटी होती है, यानी कि लोग जो है हेजिटेट रहते हैं, वो एक दूसरे से डरते हैं, वो अपना खुद का जो है उनकी खुद की जो चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं जी पाते। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिसेंट लाइफ को जीने के अंदर बाधाएं पैदा करती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है कि हेल्दी लाइफ वो नहीं जी पाते, एबल एजुकेशन वो नहीं ले पाते और डिसेंट लाइफ नहीं जी पाते। तो ये कुछ सोसाइटी के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं। Building people a capabilities in these areas of health, education, access to resources is therefore important in enlarging their choices. If people do not have the capability in these areas, their choices also get limited. जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे लोगों के जो चॉइसेस होती हैं, विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है। यानी कि बिल्डिंग ऑफ पीपल कैपेबिलिटीज़, यहाँ पे उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाए, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि इम्पोर्टेंट है ये, और उनकी चॉइसेस को किस प्रकार से इनलार्ज किया जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इफ़ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटी इन दिस एरियाज, देयर चॉइसेस ऑल्सो गेट लिमिटेड। और इन चीज़ों में, यदि इन क्षेत्रों में उनकी क्षमता नहीं है तो वो उनके जो चॉइसेस होती हैं वो भी लिमिटेड हो जाती हैं। यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, जब ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं किसी भी आदमी के जीवन को उठाने के लिए, बट यदि उनके अंदर उन चीज़ों को उठाने की कैपेबिलिटी नहीं है तो ये जो चॉइसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं। लिमिटेड समझ रहे हो ना आप, सीमित हो जाती हैं, वो ज़्यादा खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एन एजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी ए डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज़ गॉट लिमिटेड बाय द हर लैक ऑफ एजुकेशन। यानी कि एक अशिक्षित बच्चा, अनएजुकेटेड चाइल्ड है, कोई अशिक्षित बच्चा है और उसका सपना क्या था, वो डॉक्टर बनना था, लेकिन उसने प्रॉपर एजुकेशन ली नहीं, तो वो डॉक्टर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ये जो है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अभाव में उसका विकल्प जो है सीमित हो गया, यानी कि उसने एजुकेशन नहीं ली तो वो अब क्या नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जिसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वही तो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो यही ये बात बताना चाह रहा है कि जिसको प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे
अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तभी तो वो अपना क्या कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट तभी तो होगा। लेकिन जब इन चीज़ों को वो कैपेबल होगा तभी तो एक्सेस कर पाएगा। जैसे कोई बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है बट उसने एजुकेशन ली नहीं, तो वो डॉक्टर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। और उसकी जो चॉइसेस हैं वो क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो। वहीं पे सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज बिकॉज देयर चॉइसेस लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो कोई गरीब आदमी है, उसको किसी प्रकार की बीमारी है, वो चाहता है उसको बढ़िया ट्रीटमेंट मिले, मेडिकल ट्रीटमेंट हो पाए उसका, बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे यदि उसके पास रिसोर्सेज होंगे, एक्सेस टू रिसोर्सेज वो नहीं है, तभी तो वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है। तो ये तो तीन चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये तभी होंगे तभी वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर पाएगा। बिल्डिंग्स ऑफ पीपल कैपेबिलिटीज़, यानी कि खुद की जो कैपेबिलिटीज़ होंगी उनको बिल्ड कर पाएगा वो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान करनी है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो गए, ये आपको जो है एग्जाम में जो है आप लिख सकते हो। यानी कि एक बच्चा जो है लैक ऑफ एजुकेशन के कारण जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, और एक गरीब आदमी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकता बिकॉज देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये दो एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करते हैं, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो अब ये पिलर क्या होते हैं, तो यानी कि मानव विकास के 4 स्तंभ, इनको क्या बोला जाता है, 4 स्तंभ। किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, जैसे हम मकान बनाते हैं, तो मकानों को बनाने के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, आरसीसी भरते हैं हम, ठीक है, डीपीसी लगाते हैं, तभी तो वो बिल्डिंग ऊपर जाएगी। तो इसी को भी ह्यूमन डेवलपमेंट को उठाने के लिए 4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाया। जस्ट as any building supported by the pillar, the idea of human development is supported by the concept of equity, sustainability, productivity and empowerment। तो इक्विटी क्या होता है, सबसे पहले हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे। क्षमता, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। ये समता और समानता के अंदर डिफरेंस है, लेकिन समता जो है कुछ उसका ही सिमिलर वर्ड है, यानी कि इक्वलिटी, यानी कि समानता, लेकिन समता के अंदर कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें व्हाट मीन्स ऑफ इक्विटी, सो इक्विटी रेफर टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबको क्या मिलना चाहिए, समान अवसर, समान अवसर। ठीक है, तो समान अवसर मिलेंगे तभी तो इंसान क्या कर पाएगा, खुद का डेवलपमेंट कर पाएगा। जैसे एक चीज़ बताओ, पहले हमारे इंडिया के अंदर जो एससी और एसटी के लोग होते थे, उनको किसी प्रकार से जो है वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे, बिकॉज उनको जो है किसी भी संस्थानों के अंदर प्रवेश करने से रोका जाता था, किसी प्रकार के वो यानी कि खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उनके साथ पानी पीने नहीं दिया जाता था, एजुकेशन लेने के ऊपर उनके ऊपर बाधाएं लगा दी जाती थी, तो वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही हमने रिजर्वेशन जो है सेट किया SC ST के लिए, तो वो धीरे धीरे उनको रिसोर्सेज जो है वो एक्सेस कर पाए और खुद का डेवलपमेंट कर पाए। आज जो SC ST के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे जो पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट की वो हासिल करी हैं, और बहुत जो है इनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये किसको दिखाता है कि जब उनको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिली तभी तो वो खुद का क्या कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए। सो इक्विटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग ऑफ पीपल, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी। तो सबके लिए जो है समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, ये व्यवस्था जो है गवर्नमेंट के थ्रू करनी चाहिए कि सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। बट क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर बहुत सा आज भी जो कास्ट, रिलीजन या फिर एथनिसिटी के अकॉर्डिंग जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि हम जाति पाति आज भी इन चीज़ों को मानते हैं। और जैसे यदि एक कास्ट का मिनिस्टर बन गया तो वो अपनी कास्ट के लोगों को ज़्यादा फेवर करता है, उन्हीं को जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। वहीं पे दूसरी साइड कितना भी टैलेंटेड कोई बच्चा हो, उसको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो ये जो है हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ क्या है, बाउंडेशंस हैं, तो इससे हमारी जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। सो इक्विटी रेफर टू मेकिंग द इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीबडी। द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड देयर इंडियन का केस कास्ट। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर जैसे हम बात करें, हम बात कर ही रहे हैं, जैसे लोगों को उनके अकॉर्डिंग, उनके जो जैसे महिला है, लिंग क्या होता है, जेंडर यानी कि लिंग, पुरुष है या स्त्री, प्रजाति,
आय और भारत के संदर्भ में जाति भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यहाँ पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इनके आधार पे नहीं होना चाहिए कि लड़की है तो कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और लड़का है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ये हमारी सोसाइटी के अंदर होता है। जैसे महिलाएं जो हैं आज भी कम पढ़ी लिखी होती हैं, वहीं पे जो पुरुष होते हैं वो पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टीरियोटाइप या परसेप्शन बना हुआ है कि पुरुष जो हैं उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, वो नौकरी पेशा करते हैं, और महिलाएं जो हैं घर का काम कर लेंगी। तो दैट इज़ ए परसेप्शन एंड इट्स नॉट प्रोवाइड टू इक्विटी, यानी कि अपने आप में ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड नहीं करवाता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमें सभी के साथ जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवेलेबल करवानी चाहिए। ठीक है, यार दिस इज़ वेरी ऑफन नॉट टू केस एंड हैपन इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, यानी कि ये ऐसा जो है ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी ये लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। यानी कि एवरी ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, चाहे आप यूरोप में देखो या फिर अमेरिका या फिर इंडिया के अंदर देख लो, कहीं भी देख लो आप, कुछ ना कुछ जो है इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए जिससे आदमी जो है अपना क्या कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एनी कंट्री इट्स इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप टू द मोस्ट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी कि हमें एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देश में ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि विद्यालय में जो अधिकांश छात्र होते हैं किस वर्ग से हैं और उन्होंने ड्रॉप आउट किया। यानी कि हमें देखना चाहिए कि मोस्टली जो है स्कूल से कौन कौन से बच्चों ने जो है ड्रॉप आउट किया है, तो ये हमें देखना चाहिए। ठीक है, वहीं पे दिस शुड then lead to an understanding of the reason for such behavior. In India, a large number of women and persons belonging to socially and economically backward group drop out of the school. यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इंडिया के रेफरेंस में भारत में मोस्टली जो स्त्रियां होती हैं, लेडीज़ें होती हैं, वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए जो वर्ग मानते हैं। हम SC ST की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो बड़ी संख्या में जो है उन्होंने क्या किया है, ड्रॉप आउट किया है। ठीक है, तो मोस्टली एक तो लड़कियों को छुड़वा दी जाती हैं स्कूलें, और एक जो बैकवर्ड क्लास से बैकवर्ड जो ग्रुप्स होते हैं SC ST मोस्टली, वो जो है स्कूल के अंदर नहीं जा पाते। तो वो जो है स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं तो वो खुद का जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी हमें क्या करवानी चाहिए, प्रोवाइड करवानी चाहिए। दिस शो हाउ टू चॉइस ऑफ दिस ग्रुप गेट लिमिटेड बाई नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज। यानी कि ये क्या करती है, शिक्षा तक नहीं पहुंच पाना एक प्रकार से उनको उनकी जो चॉइसेस हैं उनको लिमिट करती है। ठीक है, एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि वो नॉलेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो उनकी चॉइसेस क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमें सभी बच्चों को, सभी जाति वर्गों को ध्यान में रख के नॉलेज प्रोवाइड करवानी चाहिए, इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, सबको जो है समान अवसर मिलने चाहिए। इसका मीन्स यही था, समान अवसर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, 16 और 14 के अंदर भी है कि हमें क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, तो इसको बोलते हैं निर्वहन, यानी कि समानता। सस्टेनेबिलिटी होता है किसी चीज़ का अवसरों में निरंतरता। ठीक है, तो यानी कि जैसे हम बात करें, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि हम क्या होता है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी को भी समान अवसर मिलने चाहिए। यानी कि इसको हम बोलते हैं, निर्वहन का अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता, दैट इज कंटिन्यूटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि ज़रूरी नहीं है हमें अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज हमें मिले, फ्यूचर जो जनरेशन होगी उसको भी क्या मिलना चाहिए, उसको भी प्रॉपर क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। दैट इज़ द सस्टेनेबिलिटी। फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के जो हम डेवलपमेंट करते हैं, सो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव बी सम सेम अपॉर्चुनिटीज़। सभी जनरेशन को क्या मिलनी चाहिए, समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ऑल इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। तो ये अपने आप में क्या है, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, समस्त जितने भी पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग जो है वो भविष्य को ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। जैसे हमारे पास
जैसे हमारे पास आज एक मकान है, तो हम क्या करते हैं, उस मकान को फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो ये क्या है, हम उनको भी समान अवसर दे रहे हैं। तो ऐसा ही करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी वही होती है, समान अवसर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाने चाहिए। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वहन, यानी कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पूरे पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लें। Misuse of any these resources will lead to fewer opportunities for future generation। तो ये अपने आप में क्या, किसी को, यानी कि इन संसाधनों में किसी भी प्रकार का भावी जो दुरुपयोग होता है पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। यानी कि कोई किसी चीज़ को हम प्रेजेंट में तो यूज़ कर लेंगे, बट वो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पिलर जो है वो सस्टेनेबिलिटी होता है। तो ये आपको ध्यान करना है कि इन फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख कर ही हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें, ए गुड एग्जाम्पल इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल टू स्कूल। यानी कि हम छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको स्कूल भेजेंगे, तभी तो वो क्या करेंगी, फ्यूचर जनरेशन को सुधार पाएंगी, जो गर्ल्स के अंदर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ेंगी। इफ़ ए कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल्स चिल्ड्रन टू स्कूल, मैनी अपॉर्चुनिटीज़ विल बी लॉस्ट टू दीज यंग वुमन व्हेन दे ग्रो अप। यानी कि कुछ जो सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, तो वहाँ पे जो है इलिटरेसी देखने को मिलती है, और जो लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती तो वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें बच्चों को कहाँ भेजना चाहिए, सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, यानी कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। उनको अच्छी एजुकेशन मिलेंगी तो वो अच्छे से खुद का डेवलपमेंट कर पाएंगी। तो ये क्या है, बालिकाओं को विद्यालय में भेजने का महत्व जो है उसके ऊपर जोर देता है, यानी कि बालिकाओं को स्कूल में भेजना ही भेजना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे जिन कम्युनिटीज़ के अंदर बालिकाओं कम पढ़ी लिखी होती हैं, गर्ल्स जो हैं कम पढ़ी लिखी होती है, उन सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट भी कम देखने को मिलता है, बिकॉज लैक्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली नहीं तो वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और उनकी जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी। चिल्ड्रन टू स्कूल मेनी अपॉर्चुनिटीज़ विल बी लॉस्ट, और वो क्या खो देंगी, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खो देंगी। दीज यंग वुमेन्स व्हेन दे ग्रो अप, और वो क्या करती हैं, अवसर समाप्त हो जाएंगे, और यानी कि उनका जो अवसर मिलते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। वहीं पे हम बात करें, देयर कैरियर चॉइसेस विल बी सेवरली कल्ट्रेल्ड एंड दिस वुड अफेक्टेड दिस एस्पेक्ट ऑफ दियर लिव्स। यानी कि वो अपने जो जीवन, उनकी जो जीवन उनके चॉइसेस होते हैं उनमें कमी आ जाएगी। ठीक है, उनके जीवन में अनेक जो एस्पेक्ट होते हैं वो प्रभावित होंगे। सो ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू इट्स फ्यूचर जनरेशन। तो हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसर या फिर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, उपलब्ध करवानी चाहिए। ये इसका मीन्स था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सस्टेनेबिलिटी का ही एक एग्जाम्पल है। फिर अपन बढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सो प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इट्स टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क। यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है, इसको वहाँ पे यहाँ पे वो बोलते हैं उत्पादकता, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादकता। उत्पादकता, ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। उत्पादकता होती क्या है, तो इसका अर्थ है मानव जो श्रम करता है, यानी कि लेबर जो वर्क होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यानी कि श्रम उत्पादकता अर्थात मानव कार्य के संदर्भ में जो उत्पादकता होती है उसी का ये मीन्स होता है, आदमी कितना काम करता है। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कंसिस्टेंटली इनरिच्ड बाय द बिल्डिंग्स कैपेबिलिटीज़ इन पीपल। यानी कि लोगों में जो क्षमताएं होती है उनके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, चीज़ों को निर्माण करते हैं, और ऐसी ही उत्पादकता में निरंतर जो वृद्धि जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कंसिस्ट इनरिच्ड बाय द बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन पीपल। यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे वो खुद का डेवलपमेंट कर पाएँ, और बिल्डिंग उनकी कैपेबिलिटी जो होती हैं, क्षमताएं होती हैं, वो बिल्ड हो पाएँ। ठीक है, अल्टीमेटली इट्स पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन, और वही अपने आप में किसी देश का रियल वेल्थ है, अपने आप में वही अपने आप में रियल क्या है, पूंजी है उस देश की। जहाँ पे लोग ज़्यादा काम करेंगे उस देश की जीडीपी और ग्रोथ ज़्यादा होगी, और जहाँ के लोग ज़्यादा आलसी होंगे, यानी कि प्रोडक्टिविटी उनमें नहीं रहेगी, वो खुद की क्षमताओं का विकास नहीं कर पाएंगे, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अंततः जन समुदाय भी राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। ठीक बात है, ये आपको ध्यान करनी है। वहीं बात करें, देयर फॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज
टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अल्टीमेटली लीड टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। तो ये अपने आप में क्या है यानी कि इंक्रीज़ करनी चाहिए उनका नॉलेज, प्रोवाइड उनको करवानी चाहिए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ और लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। तो उससे उनकी कार्य क्षमता जो होती है, काम करने की क्षमता होती है, वो बेहतर होगी। यदि उनको हम बेटर हेल्थ और बेटर जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे तो उनकी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और उससे प्रोडक्टिविटी सोसाइटी के अंदर आएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसी देश का जो है डेवलपमेंट होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, और उसी को ग्रोथ होगी तो उसी को जो है लोगों को किसी देश का क्या माना गया है, रियल वेल्थ मानी गई है। सो दैट इज प्रोडक्टिविटी। लास्ट इज एम्पावरमेंट। सो एम्पावरमेंट इज द फोर्थ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो बेसिक मीन्स क्या है एम्पावरमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं सशक्तिकरण। क्या बोलते हैं, सशक्तिकरण। किसी भी चीज़ में जागरूकता जो होती है सोसाइटी के अंदर, जितनी जागरूकता होगी उसी को सशक्तिकरण बोलते हैं। सो एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, यानी कि अपने विकल्प जो ऑप्शंस होते हैं, चुनने चॉइसेस होती हैं, चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना ही अपने आप में क्या है, सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट होता है। सच पावर कम फ्रॉम द इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज। और ये पावर आती कहाँ से, तो जितने लोग स्वतंत्र होंगे, जितनी उनमें क्षमताएं होंगी, उतना ही एम्पावरमेंट होगा। यदि आप एक चीज़ बताओ, किसी आदमी को हम जेल में बंद करके रखें और उसको टाइम पे बस खाना मिल जाए और कुछ ही नहीं दे, तो वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज़ नॉट फ्रीडम। ठीक है, ही इज़ नॉट हैव कैपेबिलिटी, तो उसके पास क्षमता रहेगी नहीं तो वो अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो है फ्रीडम और कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। गुड गवर्नेंस, और क्या होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। जैसे गुड गवर्नेंस बोले तो अच्छा शासन करना। कोई भी सोसाइटी होती है वहाँ पे गुड गवर्नेंस है तो क्राइम नहीं होगा, किसी प्रकार का जो है सोसाइटी के अंदर यानी कि किसी प्रकार की बुराइयाँ नहीं रहेंगी सोसाइटी के अंदर। तो गुड गवर्नेंस जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एम्पावरमेंट होगा, जैसे यूपी के अंदर पहले गुंडागर्दी बहुत होती थी, बट जब से योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद में जो जितने भी क्रिमिनल्स थे उनको जो है जेल में डाल दिया गया। तो वो क्या है, एक साइन है गुड गवर्नेंस का। अब जो वहाँ की जो लेडीज़ें हैं वो फ्रीडम से आराम से घूम सकती हैं, रात को टहल सकती है। तो दैट इज़ दी एम्पावरमेंट और गुड गवर्नेंस। ठीक है, वहीं पे लोगों को सख्त बनाने के लिए पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जब हैं लोगों को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाएंगी तो वो क्या है, वो लोगों को एम्पावर करेगी, लोगों को जागरूक करेंगी, लोगों को सशक्त बनाएंगी वो चीज़ें। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो लोगों का कल्याण कर पाए, लोगों का डेवलपमेंट कर पाए, लोगों का क्या हो, कल्याण हो पाए। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। इनको बोलते हैं लोकोन्मुखी नीतियाँ, हिंदी में बोलते हैं इनको, कि लोगों को ध्यान में रख कर जो है उनकी अकॉर्डिंग नीतियाँ बनानी चाहिए। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली एडवांटेज्ड ग्रुप इज़ द स्पेशल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। जो लोग पिछड़े हुए हैं, जैसे हमने इंडिया के रेफरेंस में बात करें SC और ST, तो उनका जो है इकोनॉमिकली और सोशली वो पिछड़े हुए हैं, तो इस उनके लिए जो है एम्पावरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाती है। तो उनके ऊपर थोड़ा सा और भी फोकस हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब 5 मिनट का एक बार ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में फिर से स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं मानव विकास के उपागम। अप्रोचेज क्या होती हैं, उपागम। तो मानव विकास के उपागम ये 4 होते हैं। तो उपागम क्या होते हैं बेसिकली, यानी कि इन अप्रोच लगाकर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को और भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोचेस के सहारे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। यदि इनका अप्रोच लग जाएगा, यानी कि इनका जो उपागम होता है, इनके सारे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को और तेज़ गति से कर सकते हैं। सो देयर आर 4 अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट इज़ द इनकम अप्रोचेज, सेकेंड इज़ द वेलफेयर अप्रोच, थर्ड इज मिनिमम नीड्स अप्रोचेज एंड फोर्थ इज कैपेबिलिटी अप्रोच। सो फर्स्ट अप्रोच को हम बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट अप्रोच इज इनकम अप्रोच। सो इनकम जो अप्रोच होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आय उपागम, आय उपागम, तो ये क्या होती है, यानी कि लोगों के पास जितना पैसा होगा उतनी उनको फ्रीडम मिलेगी और उतना ही वो खुद का डेवलपमेंट कर पाएंगे।
बस सिंपल सी बात इतनी है। यानी कि दिस इज़ द वन ऑफ ओल्डेस्ट अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सबसे पुरानी जो है अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज ए बीइंग्स लिंक्ड टू इनकम, ये किससे जुड़ा हुआ है? इनकम से। आदमी की जितनी आय होगी उतना ही वो स्वतंत्र रहेगा। जैसे आप इंडिया के अंदर जितने भी लीडर्स होते हैं, नेता लोग जो होते हैं, उनके बेटा और उनकी बेटियां जो है यूरोप में आराम से घूमते हैं, फ्रीडम उनके पास, तो वो खुद का डेवलपमेंट अच्छे से करेंगे। इंडिया के अंदर जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो आराम से, उनके बच्चे जो हैं आराम से घूमते हैं फिरते हैं, क्योंकि उनके पापा या उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी इनकम अच्छी है, ठीक है। वहीं पे हम देखते हैं कि मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है, गरीब परिवार का एक बच्चा होता है, वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाता बिकॉज लैक्स ऑफ इनकम। तो वहाँ पे उनके घर पे इतनी इनकम नहीं होती है, तो इनकम नहीं होती है तो खुद का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं इनकम अप्रोच, ठीक है। द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम, यानी कि जितनी अच्छी इनकम होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी लेवल ऑफ फ्रीडम को। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही ज़्यादा इंसान के पास क्या आती है? फ्रीडम आती है। उसके अकॉर्डिंग वो खुद का डेवलपमेंट करता है। एन इंडिविजुअल इंजॉय, और वो क्या करता है? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत इंजॉय कर पाता है। ज़्यादा पैसे रहेंगे, सारा खेल किसका है? पैसे का। बाबू भैया पैसा, तो पैसा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो पैसे से ही खुशी आती है, फ्रीडम आती है, इंडिविजुअल इंजॉय किया जा सकता है। सो इनकम अप्रोच इसी को रेफर करती है कि पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। सो हायर लेवल ऑफ इनकम द हायर इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ज़्यादा इनकम होगी, हायर लेवल ऑफ इनकम होगी, जितने ज़्यादा उस घर में जितने पैसे आते हैं उस घर के अंदर उतना ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उनके बच्चे, जैसे एक घर के अंदर जैसे पर मंथ जो है 5 लाख रुपए आते हैं, तो 5 लाख रुपए आते हैं तो हर बच्चे के पास जो गाड़ी मिलेगी, बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, ठीक है। अलग अलग स्कूल कॉलेज के अंदर वो पढ़ते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी मिलेगी, स्विमिंग पूल मिलेगा, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू इनकम अप्रोच, हायर लेवल ऑफ इनकम, सो हायर लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकेंड अप्रोच इज वेलफेयर अप्रोच। This approach look at human being as a beneficiaries of target of all development activities। तो जो वेलफेयर अप्रोच होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कल्याणकारी, कल्याण उपागम, ठीक है। तो कल्याण उपागम क्या होता है? यानी कि हम बेसिकली जो इंसान होता है वो क्या है? यो अपना खुद का विकास चाहता है। वो क्या चाहता है? विकास चाहता है। और गवर्नमेंट जो है उसका दायित्व होता है कि वो जो है उनका कल्याण करे। तो यहाँ पे जो लाभार्थी है, जो लाभ प्राप्त करता है, वो इंसान है, और प्रोवाइड कौन करवाता है? हमारी जो गवर्नमेंट है वो। सो अप्रोच argues for higher government expenditure on education, health, social, secondary and amenities। so हायर जो गवर्नमेंट होती है उसका हाईएस्ट जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके ऊपर होना चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, सेकेंडरी एमिनिटीज़। क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? बेनिफिशरीज होते हैं, वो प्राप्त करता होते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। उसी से वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। गवर्नमेंट जब अच्छा पैसा खर्च करेगी एजुकेशन, हेल्थ और सोशल एमिनिटीज़ के ऊपर, तो लोग जो है अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। वहीं पे पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट, लोग जो होते हैं वो प्रतियोगी नहीं होते डेवलपमेंट में, बट ओनली दी पैसिव रेसिपिएंट, वो क्या होते हैं? प्राप्त करता होते हैं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे? इंक्रीज करे ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को, यानी कि लोगों के ऊपर पैसा खर्च करें, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाए, उससे जो है लोगों का डेवलपमेंट हो। बाय द मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, तो ये जो है कम से कम, जो कहते हैं ना मिनिमम, जो है खर्चा किसके ऊपर करना चाहिए? लोगों के विकास के ऊपर करना चाहिए। अधिकतम वे मैक्सिमाइजिंग जो होता है, यानी कि अधिकतम जो खर्चा है वो किसके ऊपर होना चाहिए? खर्चा होना चाहिए लोगों के वेलफेयर अप्रोच के ऊपर, यानी कि लोगों की सुख सुविधाओं के ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा खर्च करना चाहिए। दैट इज़ द वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। इसका सिंपल सा बेसिक मीन्स यही है कि गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए लोगों की फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ के ऊपर, और इसके अंदर मोस्टली एजुकेशन, हेल्थ और सोशल एमिनिटीज़ आती है। फिर बात करते हैं बेसिक नीड अप्रोचेज। तो ये जो अप्रोच है ये इंट्रोड्यूस करी थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका फुल फॉर्म होता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने ये प्रपोज करी थी, और उन्होंने क्या कहा था कि इंसान की 6 बेसिक नीड्स होती हैं, 6 बेसिक नीड्स, लाइक
हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग्स वर आइडेंटिफाई। तो उन्होंने क्या कहा कि इंसान की जो 6 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये जो है 6 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इनके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। The questions of human choices is ignored and emphasize is on the provisions of basic need of defined section। तो यहाँ पे जो है ये क्या दिखाता है कि इसमें मानव जो चॉइसेस होती हैं पर्सन की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी व्यवस्था पर जोर दिया गया। यानी कि लोगों के पास जो बेसिक नीड्स होती है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक नीड्स अप्रोच। इट्स proposed by the International Labour Organization. Fourth approach is capability approach. That is the approach is associated with the प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो ये जो है एसोसिएट करी थी किसने? अमर्त्य सेन, जो इंडिया से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या कहा कि बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने क्या कहा कि संसाधनों तक यदि इंसान की पहुंच है, मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो यदि इंसान के पास हेल्थ है, एजुकेशन है और वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाता है, तो वो क्या करेगा, खुद की क्षमताएं जो होती है उनका भी निर्माण करेगा और उसी से इंक्रीज होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। ये अपने आप में की है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो ये अमर्त्य सेन ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि इंसान की हेल्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज, यदि इनके ऊपर फोकस किया जाए तो खुद की क्षमताओं का विकास करेगा और वो जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। दैट इज़ द कैपेबिलिटी अप्रोच। सो देर आर 4 अप्रोचेज डन। एंड नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, मानव विकास को किस प्रकार से मापा जाए, मापन जो है किस प्रकार से किया जाए, इसको किस प्रकार से मेजर करते हैं हम, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये नाम आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि HDI इसको बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 1990 से जो है एनुअली रिपोर्ट जारी की जाती है बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो है ये जो है रिपोर्ट जारी की जाती है और इसके अंदर हर देश को रैंक दी जाती है। रैंक दी कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है। इन दी की एरियाज ऑफ हेल्थ, किन को आधार बनाकर जो है रैंक दी जाती है, तो वहाँ पे किसी भी देश के अंदर हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कितनी प्रोवाइड करवाई जाती है और लोगों के पास किस प्रकार से लोग जो है रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है और ये जो रैंकिंग होती है, दीज रैंकिंग आर बेस्ड ऑन ए स्कोर बिटवीन 0 से लेकर 1 के बीच में जो है रैंकिंग दी जाती है। द कंट्री अर्न फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और जो कंट्री जो है अर्न करता है 0 से लेकर 1 के बीच में जो स्कोर अर्न करता है उसके अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग दी जाती है। अब कैसे, चलिए बात करते हैं। द इंडिकेटर चूजन्स टू एक्सेस टू हेल्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज एट बर्थ, यानी कि जो लोगों की जीवन जीने की क्षमता होती है बर्थ रेट के टाइम पे, एक तो वो इंडिकेटर है। यानी कि फर्स्ट जो है हम बात करें हेल्थ के अंदर, तो हेल्थ के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं, तो एक तो जो है यानी कि जब बच्चा जन्मता है उस टाइम पे उसकी जीने की क्षमता क्या होती है। ठीक है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो वर्ड है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। यानी कि कोई भी किसी भी देश में लोग कितनी साल जीते हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा वहाँ पे कितनी साल तक लोग जीते हैं, वही क्या है, जीवन प्रत्याशा होती है। यानी कि ए हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ्स, यानी कि जितने ज़्यादा लोग जिएंगे वो उस चीज़ को दिखाती है कि वहाँ पे जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, और किसी जैसे हम जापान का एग्जांपल लें तो जापान में जो है ना, जापान में एवरेज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 80, यानी कि 80 प्लस है। लोग जो है 80 साल से ज़्यादा एवरेज में जीते हैं, बट इंडिया के अंदर जो है 68 समथिंग ही है।
ठीक है, यानी कि 60 है। तो यहाँ पे 60 साल तक ही लोग जीते हैं और जापान में 80 साल तक जीते हैं। तो दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि ज़्यादा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जहाँ पे रहेगी वहाँ पे लोग ज़्यादा जिएंगे। और ये किसको दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिलती है। तो हेल्थ के अंदर ये हम कंसिडर करते हैं। फिर बात करते हैं लिटरेसी। सेकंड जो है एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर हम कंसिडर करते हैं लिटरेसी को, यानी कि द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज, द नंबर ऑफ एडल्ट हु आर एबल टू रीड एंड राइट। यानी कि इसमें हम कंसिडर करते हैं एडल्ट लिटरेसी, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा, इसको बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा। यानी कि कितने लोग जो हैं, जो प्रौढ़ होते हैं, वर्ध होते हैं, वो शिक्षा ले पाते हैं। और इसके अंदर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कितने नामांकन स्कूल के अंदर कितने जो है इनरोलमेंट हुआ है उसका रेशियो निकालते हैं, और कितने लोग जो हैं उन्होंने नॉलेज एक्सेस किया है उसको हम कंसिडर करते हैं। और उसके अंदर हम नंबर ऑफ एडल्ट हु आर एबल टू रीड राइट एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल इन ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर कितने बच्चों ने दाखिला लिया है, उन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। ठीक है, कितने बच्चे लिख सकते हैं और कितने बच्चे जो हैं बोल सकते हैं। सो हाउ इजी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस टू नॉलेज इन पर्टिकुलर कंट्री। और हम इसके अंदर क्या करते हैं कि किसी देश में शिक्षा लेना कितना ही डिफ़िकल्ट है। यानी कि अब जैसे हम बात करें पाकिस्तान, सीरिया, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे एजुकेशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। स्कूलों के अंदर कई बार जो है आतंकवादी बम धमाके कर देते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे एक्सेस नहीं कर पाते हैं नॉलेज को, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं स्कूल को। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और वहाँ पे शिक्षा लेना या एजुकेशन लेना कितना ईजी है या फिर कितना डिफ़िकल्ट है, ये सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं। सेकेंड पॉइंट दैट इज़ एजुकेशन। फिर हम बात करते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसके अंदर हम बेसिकली कंसिडर करते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर टू टर्म ऑफ परचेजिंग पावर, यानी कि लोगों की जो खरीदने की क्षमता होती है, खरीदने की अक्षमता इसमें कंसिडर की जाती है। यानी कि परचेजिंग पावर क्या होती है, खरीदने की जो क्षमता होती है वो कितनी है, यानी कि आदमी के पास कितना जो है रिसोर्सेज है, कितना वो खरीद पा रहा है, और उसको हम मेजर करते हैं इन यूएस डॉलर। ठीक है, यानी कि अमेरिकी जो डॉलर होता है उसके अंदर हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई। यहाँ पे हम मेजर किस प्रकार से एचडीआई जो इंडेक्स है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, तो इसके अंदर हम तीन चीज़ें मेजर करते हैं। पहली इज हेल्थ, दूसरी एजुकेशन, और तीसरी एक्सेस टू रिसोर्सेज। हेल्थ के अंदर हम मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी रेशियो निकालते हैं। फिर इसके अंदर लिटरेसी के अंदर कितने बच्चों ने इनरोल किया, कितने एडल्ट लिटरेसी वहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा दी गई, और कितने वहाँ पे एजुकेशन लेना कितना डिफ़िकल्ट है। तीसरा एक्सेस टू रिसोर्सेज के अंदर हम परचेजिंग पावर को देखने, यानी कि लोगों की खरीदने की जो क्षमता होती है वो कितनी है, लोगों के पास कितना पैसा है, वो कितनी चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो तीन चीज़ों से हम एचडीआई इंडेक्स बनाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रैंकिंग जो है वो देते हैं और कंट्रीज़ का जो है स्कोर हम निकालते हैं। ईच ऑफ दिस डायमेंशंस ऑफ गिवन ए वेटेज ऑफ 1/3, यानी कि इन तीनों का जो है वेटेज हम निकालते हैं, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, इनका वेटेज जो होता है 1/3 होता है। ठीक है, फिर हम बात करें द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज सम टोटल ऑफ वेट्स असाइंड टू दी ऑल डायमेंशन। और यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है इन तीनों का जोड़ होता है। सम क्या होता है, जोड़। तो जोड़ जो है तीनों को निकाल कर ही हम क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बनाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है, इसके अंदर हम हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज को निकालते हैं। इन तीनों का जोड़ वेटेज होता है 1/3, यानी कि तीनों से इक्वल जो है चीज़ें ली जाती है, और फिर तीनों का जो योग है, सम ऑफ टोटल वेटेज वो है वो निकाला जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम रैंकिंग प्रदान करते हैं। टू क्लोजर ए स्कोर इज़ टू 1, यानी कि जितना वो एक के नज़दीक रहेगा, जैसे हम कैसे देते हैं 0.988, तो यहाँ पे जो है यानी कि 988 हो गया, तो वो जो है एक के काफ़ी नज़दीक है, तो उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। सो क्लोजर टू स्कोर इज़ 1 द ग्रेटर इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो एक के जितना नज़दीक रहेगा उसका स्कोर उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, वो उतना ही लेवल उसका ज़्यादा रहेगा। देयरफॉर ए स्कोर ऑफ 0.98 वुड बी कंसिडर वेरी हाई।
तो देखो, जिसका स्कोर 0.983 है तो उसको हम क्या करते हैं, उसने स्कोर कैसा किया, वेरी हाई। व्हील यदि किसी का 0.268 वुड मीन्स ए वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और जिसका 0.268 है तो उसका जो HDI इंडेक्स निकलेगा वो कैसा निकलेगा, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है किसके, जीरो के, और जो ऊपर जाएगा उसका ज़्यादा होगा, नीचे आएगा उसका कम होगा। तो यहाँ पे देखो उसके 2 ही बने हैं स्कोर, 0.2 ही बनाए, तो वो काफ़ी लो लेवल के अंदर है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट लो लेवल का है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ, जो मानव विकास है, मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यानी कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट, यानी कि ये क्या होती हैं, प्राप्त 3 चीज़ें हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं बेसिकली, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है मेजर होता है इन चीज़ों का, जो है प्राप्त करते हैं, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है उसी से क्या बनाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बनाते हैं। इट रिफ्लेक्ट व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो है ये प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख जो क्षेत्र हैं उन्होंने कितनी उपलब्धि हासिल की, कितनी चीज़ों को अचीव किया, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट निकालते हैं। अटेनमेंट बेसिकली होती है चीज़ों को प्राप्त करना, ठीक है। तो कितनी चीज़ों को हमने प्राप्त करा, तो यहाँ पे 3 चीज़ों को हम मेजर करते हैं, और उनमें से हमने कितनी चीज़ों को यानी कि उपलब्धि हासिल करी, कितनी चीज़ों को अचीव किया, उसके अकॉर्डिंग हम ह्यूमन डेवलपमेंट निकालते हैं। येट इट इज़ नॉट टू मोस्ट रिलायबल मेजर, तो ये अपने आप में जो है विश्वसनीय माप तो नहीं है, लेकिन दिस इज ए बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अपने आप में जो है सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है, यानी कि इसका जो वितरण है वो पूरी दुनिया में अलग अलग है। तो ये अपने आप में प्रॉपर जो है एक कई चीज़ों के अंदर ये खामोश रहता है। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के मामले में काफ़ी मौन है। दिस ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे एक इंडेक्स और आया है जिसका नाम है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, मानव गरीबी सूचकांक। मानव गरीबी सूचकांक, इसको क्या बोलते हैं, मानव गरीबी सूचकांक। दैट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। दिस इंडेक्स मेजर दिस शॉर्ट फॉल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये किसको दिखाता है, मानव विकास जो है वो कमियों को दिखाता है। शॉर्ट फॉल्स होती कमियां, तो ये जो है मानव विकास जो है, मानव गरीबी सूचकांक जो है, ये मानव विकास का ही एक सूचकांक है, जिसके अंदर में मोस्टली हम क्या मेजर करते हैं, गरीबी को मेजर करते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉन इनकम मेजर। तो ये जो इंडेक्स है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये जो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये शॉर्टफॉल दिखाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, और ये अपने आप में नॉन इनकम मेजर है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, नॉन इनकम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन सर्वाइविंग टिल एज ऑफ 40, जो इंसान, यह बिना आय वाला माप है, और किसी प्रदेश के अंदर मानव विकास कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, पॉसिबिलिटीज ऑफ मोस्ट सर्वाइविंग टिल एज 14। द एडल्ट इलिटरेसी रेट, यहाँ पे जो एडल्ट यानी कि प्रौढ़ शिक्षा रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, जो इंसान स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं रखता है, एंड द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन हु आर अंडर वेट, जो जिनका वेट कम है, अंडर वेट में है, ठीक है, आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट टू शो द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो ये जो है ना ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इनके अंदर हम 40 साल से कम जो है जी पाते हैं उन लोगों को, उनकी जो प्रौढ़ उनको जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई है, जिनका वेट कम है, जिनको क्लीन वाटर नहीं मिल पाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शॉर्टफॉल दिखाती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अल्पहार वाले छोटे बच्चों की संख्या तथा इनमें जो है सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। Often the human poverty index is more revealing than the human development index। तो ये अपने आप में मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट HDI, एक तो हो गया HDI,
और एक हो गया ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जो है ये तो पॉजिटिव दिखाता है कई चीज़ों को, बट ये जो HPI है ये काफ़ी चीज़ों को शॉर्टफॉल में दिखाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 4-5 चीज़ें दिखाई, जो 40 साल तक जी नहीं सकता, जिसको पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके पास रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाता, जिसका अंडरवेट है, ये सारी चीज़ें क्या है, शॉर्टफॉल दिखाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। और वहाँ पे HDI जो है कई चीज़ों के ऊपर खामोश रहता है। ठीक है, looking at both these measures of human development together gives a accurate pictures of human development situation in a country। यानी कि मानव विकास के ये दोनों मेजर्स हैं, दोनों माप हैं, ये संयुक्त यदि हम इनका एनालिसिस करें, एक्यूरेट पिक्चर हम देखें, तो स्थिति यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। यानी कि किसी भी देश के अंदर यदि हम इन दोनों मापों को देखें तो उस देश की कंडीशन का पता लगाया जा सकता है। The ways to measure human development are consistently being refined, and newer ways of capturing different element of human development are being researched। अब देखो मानव विकास को मापने की जो विधियां हैं इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ अभी भी क्या है, रिफाइंड होता है, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंजेस चलते रहते हैं और इसको जो है निरंतर कुछ ना कुछ सुधार किए जाते हैं। तो मानव विकास के जो विभिन्न तत्व होते हैं उनको नए नए संशोधन यानी कि रिसर्च इसके ऊपर होती रहती है। यानी कि जो HDI मान है ना, इसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं दिन ब दिन। यानी कि हम इसको प्रॉपर बनाएंगे और अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं। ठीक है, जैसे रिसर्चर हैव फाउंड लिंक बिटवीन द लेवल ऑफ करप्शन, यानी कि जो लेवल ऑफ करप्शन होता है, भ्रष्टाचार जो होता है, और पॉलिटिकल फ्रीडम इन ए पर्टिकुलर रीजन, उनको भी शामिल करने की बात इसमें चल रही है कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो लोगों को मिले और करप्शन जो है उसका लेवल भी देखा जाए। देयर इज आल्सो डिस्कशन रिगार्डिंग ए पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स, और यहाँ पे एक पॉलिटिकल फ्रीडम जो इंडेक्स है उसके ऊपर भी चर्चाएं चल रही हैं। लिस्टिंग्स ऑफ मोस्ट करप्ट कंट्रीज, और यहाँ पे जो है लिस्ट किया जाता है जो मोस्ट करप्ट कंट्रीज हैं। जैसे हम बात करें सीरिया, उत्तरी कोरिया, रसिया, इंडिया का भी नाम कई बार आ जाता है, तो यहाँ पे लिस्टिंग किया जाता है मोस्ट करप्ट कंट्रीज को भी। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का ही पार्ट है। कैन यू थिंक अदर लिंक्स टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जोड़ी जा सकती हैं, HDI के अंदर जोड़ी जा सकती हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो हो गई, जैसे हमने बात करी, एक तो जो करप्ट नेशन होते हैं, कंट्रीज होती हैं, उनको कंसिडर कर सकते हैं। एक फ्रीडम जो इंडेक्स होती है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। एक जो प्रेस फ्रीडम, जैसे आपने सुना होगा प्रेस फ्रीडम, ठीक है, वुमन फ्रीडम को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, और एक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल्स, ये कई चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे जैसे एक पीसफुल इंडेक्स आता है, एक एजुकेशन इंडेक्स आता है, ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में ऐड की जा सकती हैं। जैसे हम बात करें भूटान का एग्जाम्पल लेते हैं, तो भूटान ने क्या किया कि अपने लेवल के ऊपर एक इंडेक्स जारी करता है। वो भूटान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफिशियली प्रोक्लेम्स द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो वो एक इंडेक्स जारी करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता इंडेक्स, जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जो है अपने राष्ट्रीय जो है खुशी, एक इंडेक्स जारी करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। एज द मेजर ऑफ दिस कंट्री प्रोग्रेस, ये अपने आप में किसको मेजर करती है, उसको, वहाँ की प्रोग्रेस को मेजर करती है। ऑफ द प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर अप्रोचेड मोर occasionally taking into the considerations the possible harms they might bring to the environment of the other aspects cultural spiritual life of Bhutanese. This simply means material progress cannot come at the cost of happiness. Janus encourage us to think the spiritual non-material and क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो भूटान के लोग हैं, भूटान की गवर्नमेंट, उन्होंने एक अपना इंडेक्स जारी किया जिसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि जो भौतिक चीज़ें होती हैं उनके आधार पे हैप्पीनेस गेन नहीं की जा सकती। तो वो जो है इसके जो 3 फैक्टर हैं मोस्टली, वो एक तो स्पिरिचुअल को फॉलो करते हैं, यानी कि जो आध्यात्मिक लाइफ होती है उसके ऊपर फोकस करते हैं भूटानीज जो लोग हैं। नॉन मटेरियल, जो भौतिकवाद
हीन जो दुनिया है एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो यहाँ पे एक तो मात्रात्मक जो गुणों के ऊपर जो है फोकस किया जाता है, एक फोकस किया जाता है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ के ऊपर, और एक नॉन मटेरियल के ऊपर जो है फोकस किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिक दुनिया के अंदर नहीं जाना चाहते, हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं, भौतिक दुनिया के अंदर नहीं रहना चाहते। तो उसके आधार पर ही उन्होंने क्या चुना, एक इंडेक्स जारी करते हैं वो जो हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं कि देश के अलग अलग देशों के अंदर किस प्रकार से रैंकिंग जो है गेन की जाती है। हर देश जो है अकॉर्डिंग टू एसडीआई इंडेक्स वो अलग अलग ही स्कोर करता है। जैसे इसके अंदर कुछ खामियां हमने पहले ही बात कर ली। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग, ये क्या है, काफ़ी रोचक है। जैसे साइज ऑफ एक टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसके अंदर जो है ना पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर व्यक्ति आय, पर व्यक्ति आय क्या होती है, यानी कि एक व्यक्ति पूरी साल में कितना कमाता है, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति जो है पूरी साल में कितना कमाता है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। बट इसमें जो है ये कंसीडर डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये अपने आप में क्या है, मानव विकास से प्रत्येक संबंध रखता है। लेकिन अब जो प्राय कई बड़े बड़े देश होते हैं, जैसे हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ऑफन स्मॉलर कंट्री हैव डन बेटर देन लार्जर वन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब कुछ छोटी कंट्री हैं, उनका ह्यूमन पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है, लेकिन वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर अच्छा कर जाती हैं। जैसे हम बात करें रिलेटिवली पुअर नेशंस हैव बीन रैंक्ड हायर। अब जो गरीब देश हैं वो जो है स्कोर हाई कर जाते हैं रिचर नेबर्स इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो क्या कर जाते हैं। इसी पर मानव विकास में जो निर्धन राष्ट्र हैं, गरीब देश हैं, वो इस क्रम में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स के अंदर पड़ोसी देशों से ऊंचा स्कोर कर जाते हैं। तो ये क्या है, एक कंसर्न का विषय है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक तो श्रीलंका हो गया, एक जो है दो देश आए यहाँ पे, एक श्रीलंका है, एक ट्रिनिडाड है जो अफ्रीकन है, एक टोबेगो है, तीन देश आए हैं। तो वो उनका जो स्कोर है वो इंडिया से भी ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ पे एक है पर कैपिटा इनकम के कारण जो है ये स्कोर अच्छा कर जाते हैं एचडीआई के अंदर। तो ये क्या है, एक कंसर्न का विषय है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर पर कैपिटा इनकम को शामिल नहीं किया गया। अब उनका जो है, उनकी कंडीशन इंडिया से खराब है, बदतर है, लेकिन फिर भी वो स्कोर अच्छा कर जाते हैं एचडीआई के अंदर। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे दुविधा यहाँ पे देखने को मिलती है। सिमिलरली विद इन इंडिया केरला, अब जो केरला जो है परफॉर्मेंस मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डेस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम। जैसे हम बात करें हमारी जो इसमें इंडिया के अंदर जैसे प्रति व्यक्ति आय के बावजूद, इसी प्रकार कम व्यक्ति प्रति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का जो प्रदर्शन है वो पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। लेकिन प्रति व्यक्ति जो आय है यहाँ पे केरला के अंदर कम है, लेकिन फिर भी जो है स्कोर जो है वो पंजाब और गुजरात से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि केरला का जो है पर कैपिटा इनकम इन दोनों स्टेटों से कमज़ोर है, लेकिन स्कोर जो है ज़्यादा मिलता है, बिकॉज केरला हैव हाई एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। तो केरला जो है काफ़ी डेवलप माना जाता है एजुकेशन और हेल्थ के अंदर, बट पर कैपिटा इनकम कमज़ोर है, लेकिन उसकी रैंकिंग जो है एचडीआई के अंदर इन दोनों स्टेटों से अच्छी चली जाती है, पंजाब और गुजरात से। तो ये जो है कुछ कंसर्न के विषय इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे हम यहाँ पे चार कैटेगरीज के अंदर जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज क्राइटेरिया, जैसे लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, वेरी हाई, जो 0.800 से ऊपर जाएंगे, इसके अंदर मोस्टली 66 कंट्री शामिल होती हैं। हाई के अंदर बिटवीन 0.70 से लेकर 0.799 तक जो है शामिल होती हैं, इसके अंदर 53 कंट्रीज़ है। मीडियम के अंदर बिटवीन 0.550 से लेकर अप टू 0.699 तक जो है शामिल होती हैं। 37 कंट्री ऑलमोस्ट इसमें शामिल है। लो के अंदर बिलो 0.549, इसके अंदर 33 कंट्री है। ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी अकॉर्डिंग टू 2020। ठीक है, तो ये जो है क्राइटेरिया रखा जाता है, इसके अंदर चार कैटेगरियाँ मोस्टली मानी जाती हैं। अब देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल, जैसे किस प्रकार से। अब जो टॉप रैंक जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हम बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे जो है इसके अंदर टॉप में है।
यहाँ पे उसका जो स्कोर है वो 0.89 सॉरी एक सेकेंड, जो नॉर्वे का स्कोर है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, 9 जो है 9.88 है शायद, इस प्रकार से उसका स्कोर रहता है। तो नॉर्वे जो है एचडीआई इंडेक्स के अंदर अच्छा स्कोर करता है। मोस्टली इसके अंदर यूरोपियन कंट्री जो है अच्छा स्कोर करती हैं। जैसे हम टॉप 10 रैंक्ड कंट्रीज विद दी हाई वैल्यू इंडेक्स के अंदर हम देखते हैं तो मोस्टली नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चाइना, आयरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क, इन देशों को हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, सो कंट्रीज विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर दोज विच हैव स्कोर ऑफ अबाउट 0.800। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2020 दिस ग्रुप इंक्लूड 66 कंट्रीज टेबल 3 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे जो है ना मोस्टली जो है इसके अंदर आप टेबल के अंदर देख सकते हो, मोस्टली वेरी हाई के अंदर 66 देश हैं, हाई के अंदर 53, मीडियम के अंदर 37 और लो के अंदर 33। ये आपने देख लिया। अब बेसिकली हम बात करते हैं वेरी हाई लेवल जो डेवलपमेंट ग्रुप है जिसके अंदर 53 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी ऐसे कॉजेज़ हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो हाई स्कोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम मोस्टली इनके अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जहाँ पे ये कंट्री हाई स्कोर कर पाती हैं। जैसे हम बात करें हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैव 53 कंट्रीज। जैसे हाई लेवल जो है इसके अंदर 53 कंट्रीज हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी। कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर हैज़ टेकन प्लेस। जैसे हम बात करें हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो ग्रुप है जिसके अंदर 53 कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण उनका स्कोर हाई रहा। तो यहाँ पे मोस्टली क्या क्या कारण रहे, तो उन्होंने एक तो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर खूब पैसे खर्च किए हैं। इसके अलावा जो है वेरी लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर, उन्होंने सामाजिक जो खंड होते हैं, सामाजिक जो डाइवर्सिटी होती है उसके ऊपर खूब पैसा खर्च किया है। अब एजुकेशन अच्छी होगी तो लोग जो है जागरूक होंगे, जाति पाति इन चीज़ों के अंदर कम पड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, खुद का डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होती है उनके ऊपर फोकस किया। इसके अलावा पैलेस गुड गवर्नेंस हैज़ सेट अप द ग्रुप ऑफ कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम दी अदर, यानी कि उन्होंने अदर देशों की तुलना में कई चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। और गवर्नमेंट ने जो है सोशल डाइवर्सिटी के ऊपर खूब फोकस किया। अब यदि हम हाई लेवल के जो ग्रुप हैं उनके अंदर हम फोकस करें तो मोस्टली कौन कौन सी कंट्रीज आती है। सो यू विल नोटिस दैट मैनी ऑफ दिस कंट्रीज हैव बीन दी फॉर्मर इम्पीरियल पावर। तो ये जो हाई ग्रुप के अंदर आती हैं, नॉर्वे, यूरोपियन जो जितनी भी कंट्रीज हैं, ये एक तो अपने आप में क्या थी, फॉर्मर इम्पीरियल पावर थी, काफ़ी शक्तिशाली देश थे ये। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य थे, इन्होंने कई देशों को कॉलोनी या फिर गुलाम बनाया, इस कारण जो है इनके पास पहले से ही पावर थी। द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दिस कंट्री इज़ नॉट वेरी हाई। यहाँ पे जो सोशल डाइवर्सिटी मिलती है, यानी कि सामाजिक जो विभिन्नता मिलती है, जात पात, धर्म पात, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, वहीं पे मैनी ऑफ द कंट्री विथ ए हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर आर लोकेटेड इन यूरोप। और मोस्टली यहाँ पे जो जितनी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर कर पाती हैं वो सारी कहाँ पे, यूरोप के अंदर है। एंड रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो है इंडस्ट्री सेटअप हो पाई, मोस्टली यूरोप के अंदर मिलती हैं। फॉर्मर जो है इंपीरियर पावर मोस्टली थी, इन्होंने जैसे हम बात करें जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ये क्या थी, पुर्तगालीज, फ्रेंच, ये सारे क्या थे, पहले इंपीरियर पावर रही हुई हैं और यहाँ पे पहले से इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। Yet there are stringing number of non-European countries also who have made in a list। अब कुछ ऐसे देश हैं जो नॉन यूरोपियन हैं, उन्होंने भी इस लिस्ट के अंदर जगह बनाई है। जैसे हम बात करें ईस्टर्न जो यूरोपियन है, जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, इसके अलावा जो है नॉन यूरोपियन देश भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं जो हम बात कर रहे हैं हाई लेवल डेवलपमेंट स्कोर कंट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी कंट्री जो मीडियम लेवल के अंदर आती हैं, जिसको हम कंसिडर करते हैं कंट्री विद द मीडियम लेवल की कंट्रीज के ऐसे कौन कौन से कारण रहे कि वो मीडियम लेवल में आई। ठीक है, सो मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट
फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप देर आर 37 कंट्री इन द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी कंट्री हैं? 37। मोस्ट ऑफ दीज आर कंट्रीज विच हैव इमर्ज्ड इन द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और मोस्टली जो है कंट्री कब बनी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से लेकर 1945 में लड़ा गया था। तो कई देशों का जो है निर्माण जो है कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली 37 कंट्रीज आती है। मोस्ट ऑफ दिस countries which have in a period of second world war, some countries from the group were former colonies while many other have emerged after the breakup ईस्ट व्हील सोवियत यूनियन इन 1990s। यानी कि कुछ देश जो हैं वो कॉलोनी थे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में आज़ाद हुए। कुछ देश ऐसे थे जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद में जो है इमर्ज हुए हैं। यानी कि कुछ देशों का निर्माण जो है सोवियत यूनियन यूएसएसआर के विघटन के बाद में, ब्रेक ऑफ द यूएसएसआर के बाद में उनका निर्माण हुआ है। ठीक है। रेपिडली एम्पावरिंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बाय द अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी। अब वो क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अपना स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं। एंड रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और वो क्या कर रहे हैं? सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, उसको घटा रहे हैं। मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हैव ए मच हायर सोशल डाइवर्सिटी देन द कंट्रीज विद द हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। अब यहाँ पे जो मीडियम लेवल के जो देश हैं वहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है मोर देन हायर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के बदौलत। तो यहाँ पे जो है सोशल डाइवर्सिटी यानी कि सामाजिक असमानताएं, जाति पाति धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे यहाँ पे विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए इनका स्कोर जो है मीडियम रहा है। मैनी इन दिस ग्रुप हैव फेस्ड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं जो क्या फेस करते हैं? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिरता, अस्थिरता क्या होती है? यानी कि वहाँ पे कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है। जैसे इंडिया की बात करें तो 5 साल बाद में यहाँ पे चुनाव होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे जो है ना, यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। एंड सोशल अपराइजिंग एट सम पॉइंट ऑफ द इन दियर रिसेंट हिस्ट्री। तो यहाँ पे कुछ सालों की यदि हम बात करें तो सोशल अपराइजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि सामाजिक उत्थान यहाँ पे देखने को मिलती है, क्रांतियाँ होती रहती हैं। इसलिए इनका स्कोर जो है वो कैसा रहा? मीडियम। सो नेक्स्ट इज एज मैनी एज 33 कंट्री रिकॉर्ड लो लेवल। अब कुछ ऐसी देश हैं जिन्होंने लो लेवल स्कोर किया है। इसके अंदर मोस्टली 33 कंट्री जो है शामिल होती हैं। ए लार्ज proportions of these are small country which have been going through political turmoils। अब यहाँ पे जिनका स्कोर लो रहा है, लो लेवल स्कोर रहा है, उसके कारण क्या क्या है? एक तो पॉलिटिकल टर्मोइल यानी कि यहाँ पे राजनीतिक जो है लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ठीक है। सोशल इनस्टेबिलिटी, सामाजिक अस्थिरता रहती है। सिविल वॉर हो जाता है यहाँ पे। सिविल वॉर जानते हो ना आप, यानी कि गृह युद्ध, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे गृह युद्ध हो जाते हैं। जैसे हम बात करें सीरिया के अंदर या अफ्रीकन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा ही पॉलिटिकल टर्मोइल चलती रहती है, सोशल इनस्टेबिलिटी रहती है, आपस में जाति जो है आपस में लड़ती हैं, सिविल वॉर की कंडीशन हो जाती है, फेमिन आते हैं वहाँ पे, अकाल पड़ने लग जाते हैं, हाई इंसिडेंट ऑफ डिजीज़, वहाँ पे बीमारियाँ जो है बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। देयर इज़ ए अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट टू दिस ग्रुप थ्रू दी वेल थ्रू आउट ऑफ पॉलिसीज। यदि देखो अभी कुछ हाल ही के वर्षों में जो है ना, इनको जो है समाधान की आवश्यकता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट टू दिस ग्रुप थ्रू दी वेल थ्रू आउट ऑफ पॉलिसीज। यानी कि इनको यदि कुछ हाल ही के वर्षों के अंदर यदि इनको कुछ सहायता नहीं मिली, समाधान नहीं मिला, तो यहाँ की कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे तत्काल जो है कुछ ना कुछ सहायता की नीड है, रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंटरनेशनल जो कंपैरिजन है, जो हमने बात करी हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल, यहाँ पे कुछ कॉजेज रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऑफन पीपल्स टेंड टू ब्लेम लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन दी कल्चर ऑफ द पीपल। तो ये जो है कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं,
निम्न स्तरों के जो लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कल्चर ऑफ द पीपल, उनके लोगों को कल्चर को दोष देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स कंट्री हैज़ लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट्स पीपल फॉलो दी वाई रिलीजन। अब कुछ लोग जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का HDI इंडेक्स हमसे कमज़ोर रहा क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम जो है वो मोस्टली है, तो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म है और हम ब्लेम करते हैं इनको, मुसलमानों को। तो ये अपने आप में क्या है, ये दिखाता है कि हमें यहाँ पे हम ब्लेम करते हैं एक दूसरे कल्चर को। फॉर एग्जांपल हो गया, कंट्री हैज़ ए लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट्स पीपल फॉलो वाई रिलीजन और बिलोंग्स टू जेड कम्युनिटी, और हम ब्लेम करते हैं कि वहाँ पे वो फलानी जो है वो कम्युनिटी है, इसलिए वहाँ का HDI जो इंडेक्स है वो लो रहा है, ठीक है। और जैसे हमारा इंडेक्स तो बहुत ही ज़्यादा हो। सच स्टेटमेंट आर द मिसलीडिंग, ये क्या करती हैं, मिसलीड करती हैं। टू अंडरस्टैंड वाई ए पर्टिकुलर रीजन्स कीप रिपोर्टिंग लो एंड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट दी पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर। और यहाँ पे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट जो है उसका मोस्ट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर खर्च होता है, सोशल सेक्टर के ऊपर खर्च होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यानी कि उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है कितना खर्च करती है सोशल डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। दी पॉलिटिकल, एक सेकेंड दोस्तों, द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री एंड अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल हैव ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब किसी देश के अंदर लोगों को कितनी जो है फ्रीडम मिलती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्री विद हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्ट मोर इन सोशल सेक्टर एंड आर जनरली फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये देखना काफ़ी ज़रूरी है कि कंट्रीज को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि वहाँ पे सोशल सेक्टर सही रहे और वहाँ पे फ्रीडम मिले, पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं रहे और इनस्टेबिलिटी नहीं बनी रहे, ठीक बात है। तो यहाँ पे मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों से अधिक निवेश करते हैं। जैसे हमने बात करी, यूरोप के जो देश हैं वो क्या करते हैं, वो सोशल सेक्टर के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। बट जो लो लेवल की कंट्री है वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल होती है, इनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे सोशल सेक्टर के ऊपर काफ़ी कम खर्च किया जाता है। वहीं पे राजनीतिक उपद्रवों और अस्थिरता से प्राप्त स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत, जैसे हम बात करें यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप की जो जितने भी नेशन हैं, उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज इज ऑल्सो फॉर मोर इक्विटेबल। वहाँ पे संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण जो है वो समान किया, इक्विटेबल किया, इसीलिए जो है वो रैंक में क्या करते हैं, हाई स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो संसाधनों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, पैलेस विथ लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस रेदर देन सोशल सेक्टर। अब दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले जो देश हैं वहाँ पे सामाजिक सेक्टरों की बजाय वहाँ पे डिफेंस के ऊपर अधिक व्यय किया जाता है। तो ये क्या है, डिफेंस के ऊपर, जैसे हम इंडिया है, हमारा मोस्ट ऑफ पैसा किसके ऊपर खर्च होता है, डिफेंस के ऊपर। तो हम एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन इनके ऊपर पैसा खर्च ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो HDI इंडेक्स है वो कम रहता है। This show that these countries tend to be located in areas of political instability and have not been able to initiative एक्सलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दूसरी तरफ हम बात करें कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते। यहाँ पे एक्सलरेट जो होता है यानी कि एकदम से तुरंत विकास नहीं कर पाते, क्योंकि यानी कि इनकी जो लोकेशन है वो कैसी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाली लोकेशन है, इसलिए वो जो है तुरंत जो है खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने जो है ना बिना सांस से ही ये कंप्लीट जो है वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 घंटा और 27 मिनट जो है कंटिन्यू हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। अब इसके दो तीन जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो कौन सा है, तो ए पॉजिटिव चेंज इन इक्वालिटी। तो ये जो है डेवलपमेंट किसको दिखाता है, पॉजिटिव चेंज इन इक्वालिटी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डॉक्टर महबूब उल हक जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव थे, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम किसी और दिन जो है ये क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, आंसर नंबर 2nd और 3rd की, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो राइट द कमेंट बॉक्स।
ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।